जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बिहार सिविल कोर्ट का जो आप लोग पियून का एग्जाम देने जा रहे हो 2026 में, उसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। 2 से 3 दिनों का समय बच चुका है और मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह में आप लोगों की क्लास जो है बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। तो सुबह वाली क्लास में आप लोग हाजिर हो। और बिल्कुल ही ये टारगेट है कि 15 मार्च का जो पेपर आएगा, डिट्टू प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ये क्लास जो है बनाया हुआ है। और जैसे कि मालूम है कि किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास को कर रहे हैं, बिल्कुल आपके हर एक प्रश्न का जो है यहाँ पे जवाब है। आपको हिंदी भी यहाँ पे मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा। तो जो 85 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 85 के 85 नंबर की तैयारी बिल्कुल यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप कोशिश करो कि पूरे के पूरे जो प्रश्न है इसको देख लो। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हो, अंत तक देखना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, फटाफट से हम लोग क्लास के हर एक प्रश्न को देखेंगे। तो समय कम है, इसलिए आप लोग जो है एक बार जो है क्लास को लाइक कर दो और जो है चैनल को शेयर लगा दो। एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को जो है इस वीडियो को शेयर कर दो। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाओ। क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब इस क्लास का महत्व आप देखना। 15 मार्च को डिट्टू प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास अभी। जो ये सुबह वाली क्लास है, फिर दोपहर वाले भी क्लास है, फिर शाम में भी क्लास है। आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक जो है क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। पहले हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि सूर्योदय का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा। मुझे लगता है 100% इसके जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। VVVVI लिख लो। 100% ये आने वाले टॉपिक के प्रश्न हैं। सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय में जो है शब्द क्या बना है, अगर ये मालूम है तो आप कर लोगे। यहाँ से देखोगे तो सूर्य बनेगा, ठीक है। शब्द क्या है? सूर्य। तो यहाँ पे तो सूर्य हो जाएगा। और जहाँ पे सूर्य नहीं है ये तो गलत हो गया, ठीक है। सूर्य प्लस यहाँ पे ओ बनाना है। यहाँ पे य में ओ का मात्रा है। तो ओ किस तरीके से बनता है? तो अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, तो उदय। जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसको चुना है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे ओ लिख दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप बी के साथ जाओगे, मुझे लगता है गलती की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। ये पेपर है, आप लोग समझ लो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से बनाओ, ठीक है। पेपर में जब बैठोगे तो वहां पे तो कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो आप अभी जो है पेपर समझ लो और पेपर के हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करो अपने मन से। तो ही बेहतर स्कोर करोगे। देखो, त्रि मतलब क्या होता है? 3। तो मैंने बताया है जब भी संख्या आ जाए, आपको बोलते समय जब भी संख्या आ जाए तो ये कौन सा समास होगा? तो द्विगु होगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। आप गलती नहीं करोगे, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को समझ रहे होंगे। और आप एग्जाम हॉल में भी बेहतर करके आओगे। कभी भी जैसे नवरत्न हो जाए, नवरात्र हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, इसमें देख रहे हो नौ आ रहा है, सप्ताह आ रहा है, तो ये सभी के सभी द्विगु में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो कम बोलता हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? हमें जो है एक शब्द में बताना है कि जो कम बोलता हो उसको क्या कहा जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर तो जी ने बताया है मितभाषी। कम बोलने वाले को बोला जाता है मितभाषी। वाचाल मतलब क्या होता है? वाचाल का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता हो, वाचाल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जंगम का विलोम शब्द क्या है?
जंगम का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने पहले करा चुका हूँ, जंगम, पर वहां पे आपको उल्टा पूछा गया था। तो उल्टा सीधा दोनों तरीके से याद रखना। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम, जंगम का विलोम शब्द अस्थावर। दोनों ही तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न के राइट उत्तर याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है अनल और अनिल शब्द का जो है अ, युग्म का सही अर्थ क्या है? अनल और अनिल का सही जो है अर्थ यहाँ पे बताना है। एक बार जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो यार, कम से कम क्लास को शेयर और लाइक कर दो। सुबह में ही आपके लिए मैं जो है ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका भी थोड़ा सा सपोर्ट करो कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आपका एग्जाम है और आपसे डबल मेहनत कर रहे हैं। हर एक टाइप के प्रश्न जो होकर आपको करा रहे हैं जहाँ से एग्जामिनर पूछने वाला है, तो थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। तो अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न मैंने पहले कराया हुआ है आप लोगों को। देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा विभक्ति है? इसमें जो है से जो है, इसमें कौन सी विभक्ति है? देखिए से का दो अर्थ निकलता है। एक तो होता है जोड़ने में, और एक होता है अलगाव में। मतलब अलगाव का मतलब दो चीज था एक जगह, इसको अलग अलग कर दिया जाएगा तो इसको बोला जाएगा अलगाव। जैसे पेड़ था, पेड़ पे पत्ते होते हैं, पेड़ अलग हो जाता है, पत्ता अलग हो जाता है जब पेड़ से पत्ता गिर जाएगा। तो ये हमेशा ही अपदान को अलग करेगा तो अपदान, और जोड़ेगा किसी दो चीजों को तो हो जाएगा आपका करण। जैसे राम कलम से लिखता है तो राम और कलम मिल के लिखने का काम करेंगे तो वहां पे करण हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कवित्री मैंने बार बार बताया हुआ है कि आपको भूलना नहीं है। कवित्री में क व इत्री, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 बताएंगे लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर लंबा है ओदर जिसका मतलब, अर्थात आप किसको बोलोगे? गणेश जी को। तो ये जो है बहुब्रीहि समास में आएगा भगवान के नाम। अगला प्रश्न आपके सामने है, अत्यधिक में प्रत्यय। मुझे लगता है 100% लोग फंसोगे। अत्यधिक में प्रत्यय सभी लोगों का गलत होगा मुझे लगता है। बताएंगे जो बेहतर तरीके से पढ़े हैं वो तो कर लेंगे। अत्यधिक में उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग बताना है, प्रत्यय नहीं उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ होता है? आगे, आगे लगा होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आधा त है तो ये हमेशा छोटी ती में बदलेगा। अति, अति जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अति प्लस अधिक जो है शब्द बनेगा तो अत्यधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीवीआई है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभी मैथ के भी प्रश्न आएंगे, आप लोग वेट करो थोड़े से। मैथ रीजनिंग दोनों को कराएंगे, इसी क्लास में कराएंगे। पर आप पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। कुछ इजी भी दिखेगा, कुछ हार्ड भी दिखेगा, कुछ मॉडरेट भी मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम हॉल में देखोगे पेपर, हर एक टाइप के प्रश्न मिलते हैं वहां पे। तो प्रतिकूल होना, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना, प्रतिकूल मतलब आपसे विपरीत होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वागत का संधि विच्छेद। मैंने स्वागत का भी संधि विच्छेद बताया हुआ है। कभी भी, कभी भी आधा सा आता है तो उसको मैंने बताया हुआ है किस तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल आपको यहाँ से दिमाग वही लगाना है।
यहाँ पे आधा सा है तो इसको क्या करोगे, सु हो जाएगा, सु प्लस आगत। यहाँ पे व में आ की मात्रा है, आगत जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं लोग ना, टांग अड़ा रहा है, मतलब आप कहोगे अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से नहीं पूछ रहा है, बात क्लियर समझिएगा, तो गलती कभी भी नहीं होगा। प्रश्न में बोला है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है, कौन नहीं है बताना है हमें। सुधा, पीयूष, अम्मी, ये सभी के सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, पर जलज जो है नहीं है। ये जो है कमल का होता है, ये किसका है? कमल। आपको ध्यान देना है, कमल का पर्यायवाची बार बार आपसे एग्जामिनर पूछता है, आपके एग्जाम हॉल वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दशानन कौन सा समास है? 100% लोग गलत करेगा। दशानन कौन सा समास है? बताएंगे सभी लोग। ये अपवाद वाला प्रश्न है, दशानंद है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दशानंद, ये नहीं कि यहाँ पे दशानंद लिख रहा है तो यहाँ पे आप समझ लो 10 और असंख्यावाचक है तो द्विगु लगा दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशानंद होता है, इसका अर्थ जिसके 10 है आनंद, जिसके 10 है आनंद, अर्थात रावण, अर्थात रावण को बोला जाता है। यानी कि जो है आप बोल रहे हो कुछ और उसका मीनिंग कुछ और हो रहा है, तो आप जाओगे बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक, पावक, पवन, नयन, ये सब आपके संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे नयन हो गया, तो नयन में देख रहे हो तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ने प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। वही नायन हो जाएगा, नायन, तो इसमें डबल मात्रा करना पड़ेगा, नय प्लस अन, ये जो है खूबी है। उसी प्रकार यहाँ पे पावन है तो पो, पवन है तो पो, और पावन है तो पौ हो जाएगा, पौ प्लस अन, अक। ये जो है लॉजिक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, गलती नहीं होगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद, प्रत्येक, मैंने अभी जो है एक जो है आप लोगों को प्रत्यय निकालने को बताया था, वहां से जो सीखा है तोड़ने को, वो इस प्रश्न को कर लेगा। शब्द को तोड़ना सीखो पहले। देखिए यहाँ पे प्रत्येक जब हम बनाएंगे, पर यहाँ पे तो आपसे लिखा गया है कि कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ लो पहले। प्रति आधा है तो प्रति प्लस यहाँ पे एक का मात्रा है तो ए या क। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे य का जो है, य का जो है हम लोग बना रहे हैं, य गायब कर रहे हैं, अर्थात ई और ए मिलके क्या बना रहे हैं, य। तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव, स्टार लगा लो। यथा संभव कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। देखिए संभव शब्द है, संभव शब्द है, इसके आगे प्रत्यय लगा है यथा। आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ हो जाए तो ये कौन सा समास है? उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का सही पर्यायवाची शब्द, क्वेश्चन नंबर जो है 19वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश को क्या बोला जाता है? व्योम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृतज्ञ का जो है विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ।
कृतज्ञ का विलोम शब्द बताने की कोशिश करेंगे। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो किए गए उपकार को मानता हो, तो नहीं मानता हो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द आशीर्वाद मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद, ये जो है आप लोग देखोगे आ सी र जो है वह के ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है घड़ो पानी भरना। घड़ो पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ो पानी भरना मुहावरे का अर्थ सभी लोग बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बहुत लज्जित होना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत लज्जित होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है बहुत प्रिय होना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो, इस दुनिया में जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सभी कुछों के बारे में जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कारक के कुल कितने भेद हैं? कारक के कुल कितने भेद हैं, ये बार बार बोल पूछता है आप लोगों से। देखिए कारक पूछता है, सर्वनाम पूछेगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। समास के कौ भेद होते हैं? 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। और कारक जब पूछेगा तो इसके भेद होते हैं 8। ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगा हो, जो आगे शब्द लगा हो। यहाँ पे लिखा है कार, कार के पहले लगा है उप। मुझे लगता है आप आसानी से बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिठास शब्द में प्रत्यय हम लोगों से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मीठ शब्द हो जाएगा, ये मीठ हो जाएगा, तो ठ में से अभी आ का मात्रा है, तो 8 जो है यहाँ पे आस जो है, आस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? देखो चौराहा जब बोलोगे तो चौराहा का अर्थ होता है जहाँ पे 4 राहों का समूह होता है, तो चौ मतलब होता है 4, चौ मतलब हो गया 4। और जब भी संख्या आ जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया है द्विगु, केवल दशानन छोड़ के, दशानन का मतलब होता है रावण, इसलिए उसको आप अपवाद में रखोगे। अगला प्रश्न है कलम का सियाही किसे कहा जाता है? कलम का सियाही सिपाही, सॉरी, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखोगे कलम का सियाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी यानी कि मात्र एक सहारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे स्टार लगा लो, गणित का प्रश्न है और कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेन है आप लोगों के लिए गणित, मेन है आप लोगों के लिए गणित ही, तो आप विशेष करके गणित पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो जब भी दुनिया में आपको कभी भी ये वर्ड मिले छोटी से छोटी संख्या, तो आपको निकालना है LCM। क्या निकालना है आपको? LCM। अब इसका LCM निकाल दो, क्या क्या है आपके सामने है, 12, 16, 24, 32 से विभाजित करने पर शेष न बचे, मतलब इसका LCM निकाल दोगे तो शेष बचेगा ही नहीं। और LCM निकालने का अर्थ ही होता है कि ये चारों संख्याएं हैं, चारों से पूरा पूरा जिस संख्या में भाग लगता है। देखिए 48 में कभी भी 32 से भाग नहीं लगेगा, 32 से 64 में लग जाएगा,
12 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा, पर 24 से नहीं लगेगा तो ये भी गलत। इसके आगे आ जाओ, 24 से 96 में लग जाएगा, 16 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 32 तिया 96। हमें मुझे लगता है कि आपने आसानी से बता दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। या आप छोटे जो क्लासों में इस तरीके से पढ़े हैं, इस तरीके से करके जो निकालने वाला ये भी तरीका से निकालोगे तो उतना ही आएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। स्टार लगाओ प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपके पास है 1440 रुपये, इसने कहा 20% की हानि हो रही है, तो इसका क्रय मूल्य, यानी कि देखिए हम खरीदे हैं अधिक में, बेच रहे हैं कम में, तब भी हानि होगा। खरीदे हैं 100 रुपये का और उसको बेच देंगे 80 रुपये में, तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 20% का। ये कह रहा है यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये काट दो, 8 एकम 8 और 6 8 8 64 18, यहाँ से गुणा करो 18 पे 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा? 18 × 100, 1800 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताना है आप लोगों को, यदि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी सी का अनुपात। ये प्रश्न आप लोगों को डिट्टो देखने को मिलेगा। ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछेगा, तो इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। बेहतर तरीके से ध्यान देना है आपको कि इस प्रश्न में बोला क्या है, बस उतना ही आपको करना भी है। इसने कहा है ए अनुपात बी, तो आप कर लो ए अनुपात बी 2:3। फिर कह रहा है बी अनुपात सी, यानी कि 4:5। आप यहाँ से कर दोगे 3 आगे और यहाँ से कर दोगे 4 आगे। ये देखो 4 दूना का 8, ये 3 चौका 12, ये 3 पचे 15। आसानी से ही आप कर लोगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्षेत्रफल के फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। इस प्रश्न को बनाने के लिए जो है वृत्त के मैदान के क्षेत्रफल के फॉर्मूले अगर मालूम है तो आप इसे कर सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आप लोगों के पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर। आर का वैल्यू कितना है? 14 मीटर। तो 14 × 14 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार, ये 7 से कट जाएगा, 2 मरतबे 22 दूना 44, 44 × 14, 14 चौके 56, 56 का 6 जो है अंत में होना चाहिए, यानी कि 600 जो है 16 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं का योग 45 है और इनका जो है अंतर 15 हो, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग दिया गया है और दो संख्याओं का अंतर भी दिया गया है, तो ये दोनों ही संख्याएं हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होने वाला है। अब बताइएगा कि वह संख्याएं क्या होने वाली है। सिंपल से आप लॉजिक के साथ जाओगे। मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है हमारे पास x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों को ही हमने जोड़ दिया। तो इसने कहा कि अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, और इन दोनों को घटाओगे, मतलब x में से y घटाओगे, तो अंतर जो है इसका आएगा 15। योग मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटाव। हमने कर दिया। अब यहाँ से कर लो, ये जो है दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, तो x और y, एक y प्लस में है एक माइनस में, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। x और x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा, इधर जोड़ लो, 15 और 45 60 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 30। पहला जो है संख्या 30 चाहिए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। और 30 का वैल्यू रखोगे पहले वाले में, यहाँ पे 30 रखोगे तो y का वैल्यू इधर 30 जाएगा, माइनस में घट जाएगा तो 15 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मुझे लगता है कि सबसे जो कठिन प्रश्न होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले ही होते हैं।
पर सबसे इजी अगर आपको करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज के ये लॉजिक सीख लो, फ्रैक्शन वैल्यू बनाना बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ये 10 दिया है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब होता है 10/100 करो, 10 से 100 कट जाएगा 10 मर्त में, यानी 1/10। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगा कि अगर 10 रुपया है आप लोगों के पास तो अगला साल इस पे 1 रुपया ब्याज लग जाएगा 11। अगर 10 रुपया है आप लोगों के पास तो अगला बार 11 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लो 10 × 100, यहाँ से गुणा कर लो 121, मतलब 100 वाला जो सामान है 2 साल बाद 121 मिलेगा, 2 वर्षों के बाद। तो हमें जो है 100 से कितना अधिक हो रहा है, 21% का हमें ब्याज देना पड़ेगा। रुपया कितना है हम लोगों के पास, 2,000 रुपया जो है इस पे 21% का ब्याज देना है, तो 21/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 21×2 = 42। बिल्कुल आपके राइट उत्तर 420, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बताया है उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे जो है 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा सभी लोग। सबसे पहले देखो, एक पाइप ए है जो 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे देखो, ये भरने वाला है और ये भाई साहब दूसरा वाला खाली करने वाला है। इसको इस तरीके से मैं लिखता हूँ। अब इन दोनों से हम निकालेंगे टोटल उसका धारिता है जहाँ पे पानी भरा जा रहा है टैंक का। तो इनका दोनों का एलसीएम निकालोगे 30 हो जाएगा, 30 इसका धारिता हो जाएगा। 10 के पहाड़े में 10 तियाँ 30, 15 के पहाड़े में 15 दूना 30, यानी कि दो जो है निकाल रहा है। ए जो है 1 घंटे में 3 भरेगा, तो बी जो है 1 घंटे में 2 उसमें से निकाल देगा, खाली कर देगा, तो बचेगा उसमें कितना, 1। हमें भरना है टोटल 30। 30 का डब्बा है तो 1 से भाग दे दो, 30 घंटे का समय लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे प्रश्नों को किस एंगल से सॉल्व करना है। आप लोगों को याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। किस तरीके से आप कहोगे कि इसके फॉर्मूले होते हैं, या आप इसको क्या करोगे कि एक्स, इसका एक तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं अगर आ रहा है तो आप क्या करोगे, x प्लस 1/x जो लिखा गया है दोनों तरफ वर्क कर दो, इधर भी वर्क करो और इधर 4 है तो इधर भी वर्क करो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना, ये होता है a² प्लस 2, a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है 1/x प्लस b² का वैल्यू है 1/x² बराबर 4 का स्क्वायर 16। अब इसी को सॉल्व कर लेना आप, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा x² प्लस 1/x², और इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, इधर ला दो, 16 में से 2 घटा दो, 14 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो इसका किलोमीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा अंत में सवाल ने घुमा दिया आपको, मीटर पर सेकंड में केवल केवल आपको बदलना है, ठीक है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आप क्या करोगे, 72 किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 5/18 से इसमें गुणा कर दो। ये 18 चौका 72, 4 में 5 से गुणा कर दो, 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब प्रथम जो है 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 जो है अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले 5 अभाज्य संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। 9 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है, और इसीलिए ये प्रश्न भी देता है। और बट्टा में कितने हो जाएंगे, टोटल संख्या है 5, तभी तो एवरेज लिख लेगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ लो, ये हो गया 18, 5 23, 23 और 3 26, 2 28, 28/5, 5 बचे 25 और 3 बचेगा, यानी 5 छक्का 30। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है।
इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको सुबह, शाम और दोपहर हर एक समय में ये क्लास आपको प्रोवाइड हो रहा है बिल्कुल फ्री में, शाम को भी सुबह में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।